नमस्कार, 11 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। अहमदाबाद में आज कोरोना के 11 और वडोदरा में 17 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 308 हो गई है। अहमदाबाद और गांधीनगर में एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई है। गुजरात में कोरोना से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये स्थिति फिलहाल गुजरात में देखिए आप किस तरीके से ये नए मामले सामने आ रहे हैं। अहमदाबाद में आज कोरोना के 11 और वडोदरा की अगर बात करें तो वहां पर 17 मामले सामने आए हैं। और इसके साथ ही गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है और अब ये आंकड़ा जो है वो 308 का पहुंच गया है। अहमदाबाद और गांधीनगर में एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई है। गुजरात में कोरोना से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इन सब के मद्देनजर तमाम वो कदम उठाए जा रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को इस संक्रमण से बचाया जा सके। लेकिन जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं, जो चिंता का सबब भी हो गए हैं प्रशासन और सरकार के लिए। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले अगर माथे पर शिकन पैदा करते हैं तो पुणे से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हड़कंप की इस भीड़ में राहत का एहसास करवाया है। पुणे में एक परिवार ने कोरोना को मात दी और इस परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और सभी को पुणे के अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। और आज ही पूरा परिवार कोरोना को हराकर एक साथ अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। हालांकि परिवार के सभी सदस्यों को सलाह दी गई है कि 14 दिनों तक वो घर से बाहर ना निकले। तो ये लोग जो पूरा सहयोग करते हुए नजर आए, वक्त पर अस्पताल पहुंच गए जिसके कारण इनका इलाज संभव हो पाया। और साथ ही साथ जो सहयोग ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप सहयोग करेंगे तो ही कोई आपकी मदद भी कर पाएगा। वो डॉक्टर जो दिन रात आपकी सेवा के लिए लगे रहते हैं वो उन्हें पूरा आपका सहयोग चाहिए होगा आपको ठीक करने के लिए। और कुछ इसी का प्रमाण भी इन लोगों ने दिया और इस तरीके से ये पूरी तरीके से ठीक हो गए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कोरोना से बचाव वाले मास्क, ग्लव्स, जूते जैसी चीजों को इस्तेमाल कर खुले में फेंकने का मामला सामने आया। शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंची न्यूज़ 18 की टीम को इस्तेमाल की हुई ये सभी चीजें यूं ही कूड़े में पड़ी नजर आई। ऐसे में चिंता की बात यह है कि अगर ये मास्क, ग्लव्स वगैरह कोरोना संक्रमित शख्स ने इस्तेमाल कर फेंकी होंगी तो इससे तेजी से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। तो आपको इसमें जागरूक होना है। अगर आप कोई मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप ग्लव्स पहन रहे हैं तो आप ये पूरी तरीके से सुनिश्चित कीजिए कि जब भी आप इसको फेंकें तो किसी डस्टबिन में फेंकें या पूरी तरीके से इसको नष्ट कर दें। लेकिन खुले में ऐसे आपको बिल्कुल भी ग्लव्स या मास्क नहीं फेंकना है क्योंकि ये और बड़ा संकट पैदा कर सकती है। ऐसे में अगर इसके टच में कोई भी आता है तो वो भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है अगर किसी कोरोना पॉजिटिव शख्स ने इस मास्क या ग्लव्स का इस्तेमाल किया होगा तो। अगर आप उसको छोड़ रहे हैं और वो नेक्स्ट इंसान को टच कर रहा है या किसी जानवर उससे खा ले रहा है तो उनको भी संक्रमण का खतरा है। तो ये काफ़ी हज़ार्डस है, खतरनाक है। लोगों को इसको डिस्पोज करने के लिए प्रॉपर डस्टबिन है जहाँ पर या फिर जहाँ हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन उसी में डालना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के बीजेपी जिलाध्यक्ष को फोन कर उनसे कोरोना पर वहां के हालात की जानकारी ली। इस दौरान पीएम मोदी ने मास्क पर पूछे गए जिलाध्यक्ष के सवाल पर कहा कि सभी लोग गमछे से मुंह ढकें। पीएम मोदी ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए लोगों को जागरूक करने को भी कहा। पीएम मोदी को जानकारी दी गई कि उनके संसदीय क्षेत्र में लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश की स्थितियां क्या हैं, लोगों को इस वक्त आप क्या कहेंगे जो लोग अपने घरों में हैं लेकिन वो घबराए हुए जरूर हैं क्योंकि वो जानना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थिति इस वक्त क्या है। देखिए, स्थिति जो है वो मैं कहूँगा बहुत अच्छी और बहुत अच्छे तरह से नियंत्रण पे लाई जा रही है, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूर हम लोग ने 15 जगह हमने हॉटस्पॉट्स को सील किया है। वो इसीलिए सील किया है जिससे कि और जगह वो फैले ना, उसी के अंदर उतने ही क्षेत्र के अंदर, उतने ही क्षेत्रफल के अंदर वो उसको हम लोग सीमित रख सकें और वहीं पे उसको सैनिटाइज करके जिसको इलाज करना है वहीं पे करा जाएगा। तो वो आप लोग की सुरक्षा के लिए करा गया, उनकी सुरक्षा के लिए किया गया है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। जो लोग हॉटस्पॉट के अंदर है, सील्ड एरिया में है, उनके लिए खाने और जितने भी एसेंशियल्स हैं, यहाँ तक कि मेडिसिन तक की व्यवस्था की जा रही है। हो सकता है कि कल कहीं आप लोगों को लगा हो, मगर आज एकदम व्यवस्थित चल रहा है, सब चीज नियंत्रण पे है।
तो इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार जो है पूरी की पूरी योगी सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। योगी जी स्वयं इसको मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री जी। और मैं एक चीज और कह दूं, जो लोग घर में हैं और वो काम पे नहीं जा रहे हैं, उसकी भी आप चिंता नहीं करिए। आप खाली अपने आप को सुरक्षित रखें, क्यों काम पे जो नुकसान होएगा उसके लिए भी सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आएगी और उसके अंदर वहां पे जो भी सरकार को धनराशि लगानी होगी वो हम लोग लगाएंगे, जिससे आप लोगों को कोई भी नुकसान ना हो। सिद्धार्थ जी, मैं अमिताभ सिन्हा बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी आपने अभी बताया कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन हो रहा है यूपी में, लेकिन इसमें मंत्री हो या संतरी सब बराबर दिख रहे हैं। आपके चेहरे पे भी दिख रहा है क्लीन शेवन सिद्धार्थ नाथ सिंह। आज दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है आज अमिताभ जी, आप मेरा बहुत पुराना है। दिल्ली से हम लोग ने एक साथ मीडिया सेल, बीजेपी की मीडिया सेल में आप भी आते थे जब से मैंने भी उसका भागदौड़ संभाली थी। हाँ, आज इसलिए है क्योंकि एक तो लॉकडाउन में सबको घर पे रहना है और हमेशा एक न कभी अंदर जिज्ञासा थी कि भाई दाढ़ी बढ़ाएंगे तो कैसे लगेंगे, मगर वो हिम्मत नहीं हुई। अब क्योंकि बाहर जाना नहीं है तो दाढ़ी बढ़ा रहे हैं और कैसी लगेगी वो देख रहे हैं। कहीं ठीक लगेगी तो रखेंगे, ना तो फिर काट लेंगे। सिद्धार्थ जी, अब सवाल मैं शुरू करता हूँ। पहला, उत्तर प्रदेश बड़ा जिसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी गली कूचे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। ऐसे में सरकार ने ऐसे क्या कदम उठाए, आपकी क्या रणनीति रही कि कोरोना उस तेज़ी से नहीं फैला? बहुत डर था कि यहाँ से जो लोग तबलीगी से गए हैं वहाँ पर गांव-गांव में फैल गए हैं, काफ़ी फेज़ 3 में चला जा सकता है। लेकिन आपकी सरकार ने, योगी सरकार ने क्या रणनीति अपनाई जो बीमारी फैली नहीं राज्य में? देखिए अमिताभ जी, हम लोगों ने 2017 में जब मुख्यमंत्री जी आए, हम लोग योगी जी आए, तो उनको जब जापानीज एन्सेफेलाइटिस और एक्यूट एन्सेफेलाइटिस से बड़ी चिंता थी। ये कम्युनिकेबल वायरस डिजीज है और उसके लिए मैं जिस समय स्वास्थ्य मंत्री, हम लोग ने एक प्रोटोकॉल बनाया और प्रोटोकॉल के तहत हम लोग साल में 3 दफे दस्तक अभियान करते थे, जिसके अंदर आप मानिए 1 लाख हेल्थ वर्कर्स को हम ट्रेन करते थे कि वायरस किस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज ना फैले और उसके अंदर ट्रेनिंग के साथ क्या मेडिसिन होनी चाहिए, ये सब चीजें। वेंटिलेटर्स भी नीचे CHC जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहां तक के हम लोग ने लेकर वहां पे व्यवस्थित किया। आज उसका कारण है कि वो जो ट्रेनिंग थी उसी के अंदर 1 मार्च से हमारी शुरू होनी थी, जब तक ये कोरोना वायरस आया तो उसको भी हम लोग ने अपने उसमें जोड़ लिया और उसके प्रोटोकॉल नीचे दिए। तो नीचे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी आज सब लोग ट्रेंड दिख रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने करी वो था कि 17 अप्रैल को जो कैबिनेट हुई थी, उस कैबिनेट के अंदर 17 मार्च की जो कैबिनेट हुई थी उसके अंदर उन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया कि जो दैनिक जो मजदूरी करते हैं उनके अकाउंट में 1000 रुपए तुरंत पहुंचा दिया जाए। उससे उन लोग को भरोसा हुआ, उन लोग अपने अपने घर पे रहना शुरू हुआ और 3 दिन के अंदर खाद्यान्न का वितरण बहुत तेजी से आगे ले गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5 से 7 हजार ऐसे नए विकसित केंद्र खोले हुए हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए लोगों को भरोसा हुआ। हमारे जो हेल्थ वर्कर्स थे, हमारे डॉक्टर्स थे, वो पहले से ट्रेन थे। ये सब चीज देखते हुए और जितने भी हम लोग को केंद्र की तरफ से प्रोटोकॉल्स मिलते थे और विशेष रूप से फिर जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो बहुत चीजें जो नियंत्रण में होनी चाहिए थी वो की गई। और अब भी उत्तर प्रदेश पहला राज्य बनता है जिसने हॉटस्पॉट्स को सील करके वहां पर उसको कोरोना वायरस को सीमित रखने का प्रयास किया जाए। तो सिद्धार्थ जी, इसमें यही सवाल है कि जब लॉकडाउन के 21 दिन पूरे होने वाले हैं, ऐसे में आपने 2-3 दिनों के लिए हॉटस्पॉट सील किए हैं, आने वाले दिनों में क्या यही पार्शियल लॉकडाउन जारी रहेगा या केंद्र सरकार जो फैसला करेगी वो मानेगी? राज्य सरकार किस पक्ष में है कि इसे बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा अमिताभ जी। इसके अंदर मैं ये कहूंगा कि 2 हफ्ते खत्म हुए थे और तीसरा हफ्ता शुरू हुआ था, तो 1 हफ्ते के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक प्रयास, आप कह लीजिए इसको बिलवारा मॉडल कह लीजिए, उन्होंने उस एरियाज को सील करके हॉटस्पॉट को और वहीं पर इसको सीमित रखना और वहीं पे इलाज करना और उसी तक की उसको आगे बढ़ने देने का एक प्रयास शुरू किया है। उम्मीद है कानपुर में ये कर चुके हैं हम लोग, कानपुर में अच्छे रिजल्ट आए, जब ये 15 जगह और ढूंढे गए। और मुझे लगता है
केंद्र का जो भी निर्णय होगा उसके साथ हमारी राज्य सरकार भी काम करेगी, अन्य सरकार भी करेगी। मगर केंद्र सरकार भी इस समय ऐसे हर जगह 1200 के लगभग हॉटस्पॉट्स चिन्हित हो चुके हैं जिसके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है ये सक्सेसफुल हुआ तो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ये एक मार्ग हो सकता है, मैं कह नहीं रहा हूं कि ये होएगा, वो ये मार्ग हो सकता है कि हॉटस्पॉट को सील करते हुए ये देश में और जो व्यवस्था है उसको भी खोली जाए और आगे बढ़ा जाए। सिद्धार्थ जी, एक छोटा सा सवाल और ये कि किसानों की समस्या बहुत ज़्यादा है। फसल खेत में पड़ी हुई है और काटने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं और ये मुश्किल बहुत ज़्यादा है, जबकि होम सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी हुई है तमाम चीफ सेक्रेटरीज को कि किसानों को फसल काटने में कोई असुविधा ना हो। कल भी हमारे पास कई स्टोरीज आई थी, चाहे वो प्रयाग से हो चाहे कहीं और से हो, आपका इलाका भी है तो इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे किसानों की फसल कटे, समय पर कटे? देखिए, इसके लिए जो किसान का जो खेती मजदूर होते हैं, हम लोग उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और काफी जगह अब आना शुरू हो गया जहां पे काटने, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये कार्य हम लोग ने शुरू भी कर दिया है और ये सक्सेसफुल भी है। उन लोगों को हम लोग प्रेरित भी कर रहे हैं, उन लोगों की जो धनराशि है उसको भी दे रहे हैं, उन लोगों को जो उनकी विशेष रूप से उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जो चिंता होनी चाहिए उसको भी उन लोगों को हम लोग समझा रहे हैं। तो ये सब चीजें करते हुए और उन लोग के आगमन के लिए जो पास देना है उसका भी हम लोग विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ये समस्या बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, इसको भी हम लोग अच्छी तरह रिजॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं किसानों के प्रति भी सरकार सोच रही है कि क्या कदम उठाने, मजदूरों के बारे में भी सरकार सोच रही है और कदम उठा भी रही है। लेकिन एक सवाल मेरा उस सवाल से जुड़ा हुआ जो अमिताभ जी ने पूछा था, वो ये कि 15 तारीख तक जो हॉटस्पॉट है वो सील रहेंगे। एक छोटी सी जानकारी और दे दीजिए, क्योंकि लोगों के मन में ये भी सवाल है कि जो हॉटस्पॉट है क्या ये आने वाले दिनों में जो जगह चिन्हित हुई है ये और ज्यादा हो सकती है, कुछ और भी जगह है जिनको भविष्य में अभी सील करने पर कुछ विचार राज्य सरकार की तरफ से चल रहे हैं? नहीं, देखिए, ये हॉटस्पॉट उसी कारण करा गया है, बनाया गया है जिसके अंदर कुछ केसेस आते हैं और उसमें 5 से 6 केसेस जहां आते हैं उसको हॉटस्पॉट बनाया जाता है। तो वो ऐसी कोई घटना आती है जहां पे 5 से 6 आते हैं, वही मानक के आधार पर, तो उनको फिर हम लोग चिन्हित करते हुए उसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर करेंगे। मगर प्रयास यही है कि हॉटस्पॉट को सील करना कि वो वहां से आगे ना बढ़े। तो उम्मीद करते हैं कि ये 15 तक की ही सीमित रहेगा, मगर ये कि कोई और नए हो सकते हैं तो मैं जरूर कहूंगा ये संभव है, मगर प्रयास है कि ये 15 ही कटेल पे हम लोग 15 के ऊपर ना जाए। सिद्धार्थ जी, प्रधानमंत्री ने अपने जो बीजेपी वर्कर्स को एड्रेस किया था कुछ दिन पहले, उसमें ये कहा था कि आने वाला दिन आर्थिक युद्ध का भी होगा क्योंकि काफ़ी अर्थव्यवस्था को असर पड़ने वाला है। आर्थिक एक्टिविटीज़ जो हैं बिल्कुल बंद हैं। सरकार, आपकी यूपी सरकार, योगी सरकार, आपको लगता है अभी काफ़ी महीने लग जाएंगे चीज़ों को रिबिल्ड करने में, या आप लोगों का मास्टर प्लान तैयार है कि फर्स्ट फेज़ में ये करना है, सेकंड फेज़ में ये करना है, बहुत ज़्यादा दिनों तक ये झेलना नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए, ये एक मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को आदेश दिया, क्योंकि मैं एमएसएमई मिनिस्टर भी हूँ, तो हम लोगों ने एक फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज का एक रूपरेखा तैयार करी है और उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या जो यूनिट्स हैं, मैं एमएसएमई की जरूर बात कर सकता हूँ, उसके अंदर हम किस प्रकार से उन लोगों को हम लोग मदद देंगे, हमें केंद्र सरकार से क्या उनसे अनुरोध करना है, वो हम लोग ऑलरेडी अनुरोध अपने कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से कर चुके हैं। वहां पर वो सहायता, एक राज्य सरकार की सहायता, ये सब चीजें ऑलरेडी ये हमारा ड्राफ्ट में आ चुका है। सिद्धार्थ जी, एक और चिंता थी जमात के लोगों जो उत्तर प्रदेश में घुस गए हैं, क्या आप लोगों ने अब उनको पूरी तरह से आइडेंटिफाई करके क्वारंटाइन कर दिया है, या अब भी कुछ लोग बचे हैं जिनको चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं या जो छुपे बैठे हैं? नहीं, अभी तक जो हम लोग को लिस्ट दी थी वो सभी के सब जो तबलीगी जमात के लोग थे उनको हम लोग क्वारंटाइन कर चुके हैं। उसके बाद वो किन किन से मिले हैं उसकी भी लिस्ट तैयार कर चुके हैं, वहां तक कि हम लोग क्वारंटाइन को ले गए हैं। तो उम्मीद है कि अब इसके बाद कोई बचा नहीं होगा, मगर कभी कभी जैसे लखनऊ की घटना आ जाती है जिसके अंदर हम लोग को सूचना मिली थी कि उनको भी
वो मस्जिद के अंदर 50 ऐसे लोग थे, तो वो फिर उन लोग पे भी हम लोग कोशिश करते हैं, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इंटेलिजेंस को भी ग्राउंड पे हम लोग ने उनको सतर्क कर रखा है, वो सचेत है, तो उम्मीद है कि इस प्रकार की और घटनाएं नहीं आएंगी। सिद्धार्थ जी, छोटा सवाल और छोटा जवाब चाहूँगा। लॉकडाउन खत्म हो रहा है 14 तारीख को, राज्य सरकार का क्या मत है, बढ़ाया जाए या रोका जाए? मैं ये कह नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि ये राज्य सरकार का मत पूछ रहा हूँ। राज्य सरकार का अभी कोई मत बना नहीं है, मगर हॉटस्पॉट एक रास्ता हो सकता है। सिद्धार्थ जी, न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आज आए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के मामले 6000 का आंकड़ा पार कर गए हैं। अब तक देश में कोरोना के 6412 केस हो गए हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 199 हो गया है। पिछले 24 घंटों में कुल 33 लोगों की मौत हुई है, जबकि 678 नए केस भी सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कुल 504 लोग कोरोना की बीमारी से ठीक भी हुए हैं, यानी लोग ठीक भी हो रहे हैं वो तब जब आप पूरा सहयोग करेंगे। आपको थोड़े भी लक्षण अगर नजर आ रहे हैं तो तुरंत आप अस्पताल जाएं, अपना चेकअप कराएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन देश भर में कोरोना के मामले जो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं वो चिंता जरूर पैदा कर रहे हैं। ताज़ा जो आंकड़े दिख रहे हैं उनके मुताबिक देश में कोरोना के मामले 6000 का आंकड़ा पार कर गए हैं और अब तक देश में कोरोना के 6412 केस हो गए हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा भी इसी के साथ बढ़ा है। 199 ये आंकड़ा पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में कुल 33 लोगों की मौत हुई है। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुजरात में एक दिन में मामले आए 55 मामलों में अकेले अहमदाबाद के 50 केस हैं। ये सभी कोरोना पॉजिटिव केस अहमदाबाद के हॉटस्पॉट इलाकों के ही हैं, जहां तबलीगी जमात से लौटे लोगों की तादाद ज्यादा थी। लिहाजा प्रशासन ने इन हॉटस्पॉट को पूरी तरह से सील कर दिया है। अहमदाबाद में चेजिंग द वायरस नाम की मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत इलाके के 1 लाख लोगों की मेडिकल जांच हो रही है। जैसे जैसे केसेस हम पकड़ रहे हैं, तुरंत ही ये हम टेस्टिंग बहुत ही बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इस वजह से इन हॉटस्पॉट्स में केसेस निकल के आ रहे हैं और इन हॉटस्पॉट्स को पूरा सील किया गया है। और जैसे जैसे केसेस निकल रहे हैं उनकी हम बिल्कुल इमीडिएट ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना की दवा की खोज चल रही है, शोध चल रहे हैं ताकि जल्द से जल्द कोरोना का कोई टीका बना लिया जाए। लॉकडाउन क्यों जरूरी है? क्योंकि जरूरी है हम सभी का कुछ दिन और घर पर रुकना, क्योंकि जरूरी है कुछ दिन और सामाजिक दूरी को बनाए रखना। वजह कोरोना वायरस की ताकत, जो किसी आम फ्लू या अब तक सामने आए तमाम वायरस से कहीं ज्यादा मजबूत है। लॉकडाउन की जरूरत क्यों है, ये समझने से पहले कोरोना वायरस की ताकत को कुछ इस तरह समझिए। दुनिया में पहले 1000 संक्रमण के लिए मर्स जैसे वायरस को 903 दिन का वक्त लगा, यानी करीब 2.5 साल। जब सार्स आया तो 1000 लोगों के संक्रमित होने में 130 दिन का वक्त लगा। लेकिन इतने ही लोगों को संक्रमित करने में कोरोना वायरस को सिर्फ और सिर्फ 48 दिन लगे। ऐसा क्यों है? इसकी वजह पता चली ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक शोध से। मेडिकल साइंस की भाषा में समझें तो हर वायरल इंफेक्शन का एक बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर होता है, यानी R0 वैल्यू, जिससे पता चलता है कि बीमारी का संक्रमण कितनी तेजी से फैल सकता है। आसान भाषा में समझें तो एक शख्स किसी बीमारी को कितने लोगों में फैला सकता है। जिस तरह से हम केस को मेजर करते हैं तो एक इसमें कॉम्पोनेंट होता है R0। R0 का मतलब होता है कि एक बीमार आदमी कितने और लोगों को संक्रमित इन्फेक्ट कर सकता है। कोरोना वायरस के संबंध में इस एक्सरसाइज को इसको R0 को अराउंड 1.5 से 4 के बीच में ICMR की स्टडी में पाया गया है। यानी जिस बीमारी की R0 वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसके संक्रमण का खतरा उतना ही तेज होगा। ICMR के मुताबिक किसी सामान्य फ्लू की R0 वैल्यू 1.5 होती है,
जबकि कोरोना वायरस की R0 वैल्यू 1.5 से 4 के बीच है, यानी औसत निकालें तो 2.5। मतलब ये कि कोरोना वायरस से संक्रमित एक शख्स औसतन 2.5 लोगों को संक्रमित कर सकता है। अगर 30 दिन का अनुमान लगाएं तो एक संक्रमित शख्स करीब 406 लोगों तक ये संक्रमण पहुंचा सकता है। अगर मान लीजिए हम R0 को 2.5 माने, क्योंकि अभी इसके हर तरह से स्टडी चल रही है, तो अगर हम R0 को 2.5 मान के चलें तो उस केस में एक आदमी अगर कोई भी लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ना किया जाए तो वह 30 दिन में करीब 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। यानी अगर देश में लॉकडाउन ना होता, सामाजिक दूरी को कायम नहीं रखा जाता, तो सिर्फ 30 दिन में संक्रमण की गिनती 400 गुना तक बढ़ जाती और हालात काबू से बाहर हो जाते। अगर हम लॉकडाउन या सोशल एक्सपोजर को 75% कम कर दें तो वही एक इन्फेक्टेड पर्सन केवल 2.5 लोगों को ही इन्फेक्ट कर सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर सामाजिक दूरी कायम रखी जाए तो कोरोना वायरस को कमजोर किया जा सकता है। अगर घर में रहकर लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना 75% भी कम हुआ तो संक्रमण का आंकड़ा 406 से घटकर सिर्फ 2.5 ही रह जाएगा, यानी कोरोना वायरस का खतरा 162 गुना कम। सामाजिक दूरी बनाए रखने की एक और वजह है, आमतौर पर किसी सामान्य फ्लू के लक्षण 2 दिन के अंदर ही दिखने शुरू हो जाते हैं, जबकि कोविड-19 के संक्रमण का असर 5 से 14 दिन तक दिखाई देता है। यानी लक्षण दिखने से पहले ही कोई संक्रमित शख्स न जाने कितनों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए जब तक इस बीमारी की दवा नहीं आती, सामाजिक दूरी ही सबसे बड़ी दवा है। मुंबई के डोंगरे इलाके में एक बाइक सवार ने पुलिस वाले को सड़क पर गिराकर घायल कर दिया। लॉकडाउन के दौरान बाहर निकले बाइक सवार को जब पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश की तो उसने बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी, जिससे उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा पुलिस वाला सड़क पर नीचे गिर गया। तो ऐसे वक्त पर जब पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं कि लोग लॉकडाउन का पालन करें, तो इस तरीके के लोग भी हैं जो पुलिस वालों की बात नहीं सुन रहे हैं। पहले तो वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और ऐसे वक्त पर जब वो अपनी बाइक को लेकर निकल रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश, उनको पकड़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके बाद इस तरीके से बाइक भगाते हुए भी ये शख्स नजर आ रहे हैं। बिहार के कटिहार में सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस वालों ने शहर में साइकिल रैली निकाली। इस साइकिल रैली में सिपाहियों से लेकर पुलिस के आला अफसर कई लोग इसमें शामिल थे। इस दौरान पुलिस ने लोगों से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने की अपील की। पुलिस वालों ने कोरोना से बचने के लिए लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए आज हम लोग अपने पुलिस साथियों के साथ साइकिल रैली हम लोगों ने ज़िले में निकाली है और इसी उद्देश्य से आज हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान, आप मान लें उसको, जागरूकता अभियान के तहत निकाला है और लोगों को लॉकडाउन के बारे में बताया है, इस बीमारी की गंभीरता के बारे में बताया है और लॉकडाउन का अनुपालन नहीं अगर करेंगे तो उसके बारे में भी उनको सूचित कर दिया गया है कि लॉकडाउन का अनुपालन 100% करना है, नहीं करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार में लखीसराय में पुलिस लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सख्ती बरत रही है। लॉकडाउन तोड़ने वालों को सबक सिखाने के लिए एसडीओपी खुद ही सड़कों पर उतर गए और बाहर निकल रहे लोगों को फटकार लगाकर वापस घरों में भेजा। इस दौरान गलत तरीके से सब्जियों की दुकानें खोलने वालों पर भी पुलिस ने सख्ती बरती। पुलिस ने बाहर निकलने वाले लोगों को डंडे से पीटा। पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। तो वो लोग ऐसे जो भी इस वक्त पर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, पुलिस दरअसल पूरी तरीके से सख्ती दिखाती हुई नजर आ रही है। भारत में कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जिसको लेकर जिला प्रशासन में एसपी साहब का आदेश हुआ कि इसका सख्ती से अनुपालन हो। कुछ आदमी आज भी जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं, जिसका नतीजा हो रहा है कि बिहार के अन्य जिलों में भी आप देख सकते हैं, जैसे सिवान और बेगूसराय में
संख्या लगातार उसमें वृद्धि हो रही कोरोना पेशेंट्स की, और अगर इस तरह पब्लिक नहीं चेतेगी तो हम लोग और सख्त होना पड़ेगा। कोरोना वायरस के चंगुल से लोगों को बचाने के लिए सरकार और प्रशासन हर तरह के उपाय कर रहे हैं ताकि इस जानलेवा वायरस को फैलने से रोका जा सके। इसी के मद्देनजर लॉकडाउन करके लोगों को अपने अपने घरों में रहने की अपील भी की जा रही है, लेकिन कुछ लोगों पर शायद इस लॉकडाउन की अपील का कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। वो इस लॉकडाउन के मौके पर अपनी तफरीह करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक किस्सा दिल्ली के कश्मीरी गेट और मजनू का टीला के पास से सामने आया, जहां लॉकडाउन के दौरान एक शख्स अपनी पत्नी को सड़क पर स्कूटी चलाना सिखाता दिखाई दिया। इसी बीच हमारे रिपोर्टर ने जब स्कूटी चला रहे पति पत्नी का वीडियो बनाना शुरू किया तो उन्होंने अपनी स्कूटी धीमी कर वहां ये पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी हरकत से वो बाज नहीं आए। ऐसे ही स्कूटी लेकर सड़क पर बेफिक्र घूमते नजर आए। तो कुछ शख्स इस लॉकडाउन की स्थिति में ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। एक शख्स आपको देखिए तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, ये दरअसल अपनी बीवी को बाइक चलाता हुआ, उसको सिखाता हुआ स्कूटी नजर आ रहा है। जब हमारे रिपोर्टर ने वीडियो बनाना शुरू किया तो उसने रफ्तार ज़रूर अपने स्कूटी की कम कर ली, लेकिन उसके बावजूद ये लोग सड़कों पर ऐसे ही घूमते रहे। तो ऐसे वक्त पर जब लॉकडाउन का पालन करना बहुत अनिवार्य है, कोरोना जैसी महामारी पूरे देश में इस वक्त संकट पैदा कर रही है, ये लोग मानने को तैयार नहीं है। झारखंड के बोकारो में कोरोना के मरीज की संख्या बढ़कर 15 हो गई है, जबकि एक की मौत हो गई है। लगातार बढ़ रहे केस ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी। पिछले 5 दिनों में इन 6 कोरोना के मरीजों की पहचान हुई, जिनमें से एक की मौत बोकारो जनरल अस्पताल में हुई है, जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टर, नर्स समेत जो कुल 41 लोग थे उन्हें क्वारंटीन किया गया है और जांच के लिए सैंपल भी भेज दिए गए हैं। वहीं मरे गए मरीज की जिस आईसीयू और वार्ड में उसे ले जाया गया था, उन जगहों को बंद भी कर दिया गया है। कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं ताकि इस जानलेवा बीमारी के चंगुल से बच सकें। ऐसा ही एक मामला हापुड़ से सामने आया। हापुड़ में एक शख्स ने कोरोना वायरस से बचने के लिए असोधा गांव के जंगलों में पेड़ पर अपना आशियाना बना लिया। ये किस्सा हापुड़ जिले में रहने वाले जिला बार के वकील मुकुल त्यागी का है, जिन्होंने 3 रोज दिन रात मेहनत करके जंगल के बीचों बीच पेड़ पर अपना घर बना लिया और शहर के साथ साथ गांव की भीड़भाड़ से दूर खुद को कोरोना वायरस से बचाने के लिए उसी घर में रहना भी शुरू कर दिया। तो अनोखा तरीका जो भी इस्तेमाल करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर इंसान इस वक्त कोरोना से बचना चाह रहा है। ऐसे में हापुड़ की जरा ये तस्वीरें देखिए। एक वकील साहब यहाँ पेड़ पर, शहर से दूर, गांव से दूर एक पेड़ पर ही आशियाना बनाए हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने यहाँ पर रहना भी शुरू कर दिया और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस बात का ही जिक्र किया कि कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है, हर शख्स जो है उससे अब डर लग रहा है और इसलिए उन्होंने गांव और शहर से दूर इस पेड़ पर ही अपना घर, अपना आशियाना बना लिया है और यहाँ पर रहना भी शुरू कर दिया है। बिहार के मुंगेर में प्रशासन को खुफिया विभाग से भेजी गई तबलीग में शामिल हुए लोगों की लिस्ट मिलने के बाद 4 लोगों को ढूंढ निकाला गया। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने चारों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया। 4 लोगों में 2 महिलाएं और 2 आदमी शामिल हैं, जिन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। तालिबी मरकज से जुड़े हुए व्यक्ति, इसके संबंध में पुलिस मुख्यालय से हम लोगों को सूची प्राप्त हुई है, जिसमें 4 व्यक्तियों का नाम है। इन सभी लोगों को लोकेट कर दिया गया है और इन सभी को क्वारंटीन करने के लिए बोला गया है। के सैंपल्स भी आज कलेक्ट हुए हैं, जिसमें पटना भेजा जा रहा है जांच करने के लिए, और जांच के बाद किस प्रकार का नतीजा आता है इस पर डिपेंड करता है कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। दिल्ली सरकार ने शहर के 5 और नए इलाकों को कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया है, जिससे दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट की संख्या 20 से बढ़कर 25 की गई है। जिन इलाकों को कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया गया उनमें बंगाली मार्केट, सदर बाजार जोन और निजामुद्दीन दरगाह शामिल है। इसके अलावा मोती बाग का शास्त्री मार्केट, जेजे कैंप और पश्चिम विहार के एक इलाके को कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। तो स्थिति को भांपते और समझते हुए फिलहाल ये कदम अब दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए गए हैं और अब यहाँ पर जो हॉटस्पॉट जिन्हें तय किया गया था, जो इलाके हॉटस्पॉट थे, वो संख्या अब बढ़ी है। कुछ और इलाके इनमें शामिल किए गए हैं, जिनमें से बंगाली मार्केट, सदर बाजार जोन, निजामुद्दीन दरगाह इसमें शामिल है। इसके अलावा मोती बाग का शास्त्री मार्केट, जेजे कैंप और पश्चिम विहार के जो इलाके हैं उन्हें भी हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। बिहार के दानापुर में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस जुटी है, लेकिन लोग अभी भी जरूरत के काम की वजह से घरों से बाहर आ रहे हैं।
सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ दिख रही है, लेकिन पुलिस लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की सलाह दे रही है, जबकि लोगों ने मास्क पहनने के लिए भी उन्हें कहा जा रहा है। जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें पुलिस की फटकार झेलनी पड़ रही है। तो यहाँ पर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। जो भी अपने घरों से निकल रहे हैं, पहले तो उनको बताया जा रहा है कि बहुत ज़रूरी हो तभी आप अपने घर से निकले, लॉकडाउन का पालन करें। और पुलिस पूरी कोशिश भी कर रही है, सख्ती से इसका पालन भी करवाती हुई नजर आई। लेकिन इन सब के बीच लोगों को जागरूक करना भी बहुत महत्वपूर्ण, और इसीलिए पुलिस लोगों को ये बताती हुई भी नजर आ रही है कि अगर आप किसी भी काम से अगर आपको आना पड़ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और साथ ही साथ मास्क भी लगाएं। नागपुर में एक ही परिवार के 6 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस परिवार के एक सदस्य की कोरोना से मौत हो चुकी है। देर रात परिवार के अन्य सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया और इलाके में तेजी से सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया। वहीं नागपुर का संतरीपुरा और मोमिनापुरा इलाका पूरी तरह से सील कर दिया गया और इसी तरह नागपुर के 10 इलाके भी सील कर दिए गए हैं। लॉकडाउन के इस दौर में जब लोग घरों में बोर हो रहे हैं तो कुछ लोग मन बहलाने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। बिहार के छपरा में कुछ लोगों ने राष्ट्रीय स्तर का ऑनलाइन मुशायरा शुरू कर दिया है और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कई लोग एक साथ जुड़ते हैं और साथ ही लोगों को अच्छा मनोरंजन भी मिल रहा है। छुपा छुपा कर हम लाज रखते प्यास अपनी छुपा छुपा कर हम। छत्तीसगढ़ के बालोद में लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों के लिए एक संस्था आगे आई जो लोगों तक खाना पहुंचा रही है। संस्था से जुड़े लोग खाने के पैकेट तैयार कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि कहीं भी कोई भूखा ना रहे। ये संस्था रामनवमी के मौके पर बालोद में बड़ा आयोजन करती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से आयोजन नहीं हो सका। लिहाजा संस्था ने आयोजन के लिए तय राशि को लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया है। रामनवमी पर हालांकि ये कार्यक्रम रखते हैं, लेकिन जैसा माहौल चल रहा है इस वक्त देश में कोरोना के चलते कोई भी सामूहिक कार्यक्रम इस वक्त नहीं हो रहा है। लोगों को घर पे ही रहने को कहा जा रहा है। ऐसे में ये संस्था जो है वो लोगों की मदद के लिए आगे आती हुई नजर आ रही है, खाना बांटती हुई नजर आ रही है उन ज़रूरतमंदों को जो खाना इस वक्त अपने लिए और अपने परिवार के लिए नहीं ला पा रहे हैं।